नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने एमएससी स्कीम 2021 को लेके पहले जो मेरे वीडियोस जारी हुए हैं उनको आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। इसके लिए दिल से आभार और आपका सबका शुक्रिया। आज हम आयुक्त महोदय वाणिज्य कर विभाग जयपुर के 4 मार्च 2021 को जारी नोटिफिकेशन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और एक इस नोटिफिकेशन में जो एमनेस्टी स्कीम को लेके प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर की बिंदुवार हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अप्लाइंग फॉर विलिंगनेस, इस टाइटल के अंतर्गत बिंदु संख्या 1 में ऐसे व्यवहारी जो रजिस्टर्ड हैं, जो कैंसल्ड हैं या जो अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन हैं वो एमनेस्टी स्कीम 2021 में विलिंगनेस कन्वे करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं या इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। ऐसे डीलर्स के लिए यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि वो ऑनलाइन आवेदन के लिए कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की साइट पे जाएं, www.rajtax.gov.in की साइट पे जाएं। वहाँ पे जाके एमनेस्टी स्कीम 2021 के लिंक को यूज़ करें और ऑनलाइन वो अपनी जो विलिंगनेस है वो कन्वे कर सकते हैं। और विलिंगनेस के दूसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे ऐसे रजिस्टर्ड और कैंसिल डीलर जो एमनेस्टी स्कीम में आना चाहते हैं उनको उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा और ऐसे अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन जो हैं वो विदाउट लॉगिन आईडी वाले ऑप्शन में जाके एमनेस्टी स्कीम में विलिंगनेस कन्वे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड और कैंसिल डीलर जिनको आईडी और पासवर्ड जारी हुए थे लेकिन वो अभी भूल चुके हैं, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लॉगिन आईडी आपके टिन नंबर है, तो जो ही आप उनको डालोगे तो वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर पासवर्ड आप भूल चुके हो तो वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का एक नीचे टैब बना हुआ है, जो ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जो आईडी और पासवर्ड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ दर्ज हैं उन पे एक मैसेज आएगा और आपको एक नया पासवर्ड मिल जाएगा। जो ही आप नया पासवर्ड डालोगे तो ही आपका जो वेब पोर्टल है वो खुल जाएगा। वहाँ पे आपकी विलिंगनेस आप कन्वे कर सकते हो और ये आपके लिए विलिंगनेस कन्वे करने का एक प्रोसेस रहेगा। बिंदु 4 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे डीलर जो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं और ऐसे डीलर जो अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिए हैं, ऐसे डीलर जो उनकी ईमेल आईडी जो पहले थी उस ईमेल आईडी को भूल चुके हैं, उसके पासवर्ड को भूल चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको अपडेट का एक मौका दिया गया है। ऐसे व्यवहारी अपने असेसिंग अथॉरिटी के पास जाएं, एक एप्लीकेशन लगाएं वहाँ पे और जो नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी जो अपने जो टिन नंबर है उनके साथ वो ऐड करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ से अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद में एमनेस्टी स्कीम के प्रोसेस में वो हिस्सा ले सकते हैं। प्रोसीजर के बिंदु संख्या 5 में हम चर्चा करेंगे ऐसे व्यवहारी जो इस एमनेस्टी स्कीम 2021 का लाभ लेना चाहते हैं तो वो विलिंगनेस को कैसे कन्वे करेंगे। इसके लिए इसमें प्रोसेस बताया गया है कि व्यवहारी जो एमनेस्टी स्कीम में आना चाहता है वो सबसे पहले गूगल को खोलेगा। वहाँ पे वो www.rajtax.gov.in को जो ही वहाँ पे टाइप करेगा, डालेगा तो राजस्थान कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की साइट खुलेगी या फिर वो राजटैक्स गूगल पे डालेगा तो फिर एक क्लिक वो वहाँ पर भी राजस्थान कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की साइट खोलने का ऑप्शन आएगा। इन दोनों तरीक़ों से वो राजस्थान कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की साइट खोल सकता है। खोलते ही वहाँ पे एमनेस्टी स्कीम 2021 की एक टैब दिखाई देगी। उस टैब को जो ही वो क्लिक करेगा तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन।
चूँकि हम सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन की चर्चा करेंगे, तो जो ही वो उसको पहले ऑप्शन को क्लिक करेगा तो वहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे। चूँकि हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि हमारे आईडी और पासवर्ड हमारे पास हैं, उसके बाद में हम उसमें आईडी डालेंगे, उसके बाद में उसके पासवर्ड डालेंगे। जो ही आईडी और पासवर्ड डाल के उसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास जो है हमारी जो टिन नंबर से जुड़ी हुई जो जितनी सूचनाएं हैं वह ऑटो पॉपुलेट वहाँ हो जाएंगी। वहाँ पे हम जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। जो ही सबमिट करेंगे ASW जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हमारी जो डिमांड है वो उसी वार्ड में है या नहीं है, उस सर्किल में है या नहीं है, उस संभाग में है या नहीं है, उसको आप बहुत ही बारीकी से देख लें। अगर आपको ये सुनिश्चित हो जाए तो फिर आप सबमिट उसको कर सकते हैं। जो ही आप उसको सबमिट करेंगे तो ही आपके एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होंगे। उस एक्नॉलेज नंबर को आप सेव कर लें या फिर आपको नोट कर लें, और आप जब कभी अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे या उसके स्टेटस को चेक करेंगे, उस वक्त आप यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाल के उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेशन को क्लिक करेगा या उस टैब को क्लिक करेगा तो वहाँ पे जो उनको सूचनाएं उसमें डालनी है, उसमें पहली ये है कि डीलर और पर्सन का नाम डालना है। उसके बाद में आप कौन से संभाग में हो, कौन से सर्किल में हो, कौन से वार्ड में हो, वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में आप उस पर एप्लीकेशन को सबमिट करोगे। सबमिट करते ही ASW वहाँ पे जनरेट होगा। ASW जनरेट होते ही उसके एक यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी वहाँ पे जनरेट होंगे। उसको आप नोट कर लें या सेव कर लें। जो फ्यूचर में आप एप्लीकेशन का स्टेटस या आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। संख्या 6 में कुछ विशेष तरह के डिमांड्स के बारे में चर्चा की गई है। ऐसा व्यवहारी या रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी डिमांड जैसे बिजनेस ऑडिट की हो सकती है तो वो वहाँ बिजनेस ऑडिट में पड़ी है, या फिर एंटीविजन से संबंधित है तो उसके एंटीविजन में पड़ी है, या उसकी उस वार्ड से संबंधित है तो उसके वार्ड में पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में व्यवहारी क्या करेगा, किस प्रकार से ASW जनरेट करेगा, इसका क्लैरिफिकेशन इस बिंदु 6 में दिया गया है। अगर आपकी डिमांड किसी एक्ट विशेष से संबंधित है और उसकी जो लोकेशन या सर्किल अलग अलग है तो आपको ASW अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी डिमांड जो है किसी सर्किल के किसी वार्ड में है तो आप सबसे पहले उस वार्ड को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में सबमिट करोगे। अब मान लीजिए आपकी एक डिमांड है वो एंटीविजन के यहाँ बोल रही है तो फिर आपको उस संभाग, उस सर्किल में एंटीविजन सर्किल और उस वार्ड को क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी जो डिमांड है बिजनेस ऑडिट में है तो फिर आप ये सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस ऑडिट की जो डिमांड है उसकी भी आपको अलग से जो है वो उसकी लोकेशन और सर्किल वाइज आपको अलग से ASW जनरेट करना पड़ेगा। ये आप सुनिश्चित कर लें, क्योंकि अगर एक ही आपने ASW जनरेट किया तो आपकी जिस लोकेशन के लिए ASW जनरेट किया है सिर्फ वहीं की डिमांड कवर होंगी, बाकी की जो 2 लोकेशन पे आपकी डिमांड पड़ी हैं वो उसमें कवर नहीं होंगी। बिंदु संख्या 7 के अंदर लोकेशन के बारे में बताया गया है कि जो ही रजिस्टर्ड डीलर लॉगिन आईडी करेगा तो उसकी लोकेशन जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगी। जो ही ऑटो पॉपुलेट होगी वो तो ये सुनिश्चित कर ले कि जो उसकी आउटस्टैंडिंग डिमांड और डिस्प्यूटेड अमाउंट्स हैं वो उस लोकेशन से संबंधित है या नहीं है। अगर व्यवहारी ये देखने पे उसको ये लगता है कि उसकी जो लोकेशन है वो सही नहीं है, इसमें जो लोकेशन बोल रही है वो वार्ड की बोल रही है,
जबकि उसकी डिमांड जो है वो इंडिविजुअल में या फिर बिजनेस ऑडिट में है, तो वो यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो करेक्ट कर सकता है, सही कर सकता है। सही करने के बाद में वो सबमिट करेगा तो ASW जनरेट हो जाएगा। अप्लाई फॉर विलिंगनेस के बिंदु 8 में एक विशेष बात कही गई है जो वास्तव में बहुत सारे डीलर के सामने ऐसी समस्याएं आएंगी। तो डीलर्स जो है ये सुनिश्चित कर लें कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास लिखे हुए थे, आप जो ही गए साइट पे और लॉगिन और आईडी आपने डालने के बाद में आपकी जो वेब पोर्टल है वो खुल गया। खुलने के बाद में आपने देखा कि आईडी पासवर्ड तो आपके पास हैं, लेकिन आपके मोबाइल नंबर चेंज हो गए, आपकी ईमेल आईडी चेंज हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक अल्टरनेट दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर चेंज हो गए तो वहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी चेंज हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप उचित समझते हैं, क्योंकि जो आप विलिंगनेस कन्वे करेंगे उसकी जो इंटीमेशन की जो सूचनाएं हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे रेगुलर आपको जो विभाग है वो अपडेट करता रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके बनती है तो निश्चित रूप से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब बिंदु संख्या 9 पे चर्चा करेंगे। इसमें डाटा एंट्री को लेके प्रोसीजर बताया गया है कि जो ही जो डीलर है या व्यापारी है वो ASW सबमिट करेगा। सबमिट करते ही उसकी जो टास्क है वो रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शनल जो टैक्स असिस्टेंट है उस टैक्स असिस्टेंट के डैशबोर्ड पे वो टास्क बनेगी। अब यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट का दायित्व शुरू हो जाता है कि टैक्स असिस्टेंट को उसमें डाटा एंट्री करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड, डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन हैं तो वो जो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन से संबंधित हैं, ऐसे मामले में टैक्स असिस्टेंट जो है AS1 में उनकी डाटा एंट्री करेगा। जो जितनी भी डिमांडें हैं उनकी डाटा एंट्री करेगा। डाटा एंट्री करने के बाद में वो ये भी सुनिश्चित करेगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही डिमांड जो है वो एक से अधिक कैटेगरी से संबंधित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में कैटेगरी वाइज टैक्स असिस्टेंट उनका बाइफ्रिकेशन करेगा और उसकी डाटा की एंट्री AS1 में करेगा। AS में डाटा एंट्री उसकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में एक बार पुनः वो चेक कर ले, सुनिश्चित कर ले कि जो डाटा एंट्री उसके द्वारा की गई है वो डाटा एंट्री सही है। अगर डाटा एंट्री सही उन्होंने सुनिश्चित कर लिया, उसके बाद में AS1 को वो सबमिट करेगा। जो ही AS1 को सबमिट करेगा उसकी जो टास्क है वो रेस्पेक्टिव असेसिंग अथॉरिटी के डैशबोर्ड पे बन जाएगी। संख्या 10 में असेसिंग अथॉरिटीज़ की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे असेसिंग अथॉरिटी जो है वो AS1 के जो जितने भी डाटाज हैं उनको वेरीफाई करेंगे और ये जांचेंगे कि प्रत्येक डिमांड की वैल्यू और उसकी कैटेगरी करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है तो उसको सबमिट कर देंगे, करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करेंगे। और ये संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो असेसिंग अथॉरिटीज़ की है। इसके साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि करेक्ट नहीं है, वैल्यू करेक्ट नहीं है, कैटेगरी करेक्ट नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एडिट का ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। AS1 में असेसिंग अथॉरिटी एडिट करके उसको करेक्ट कर सकता है। 11 में इस प्रकार के प्रकरणों का उल्लेख है जिसमें जो टेबल A के अनुसार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है या फिर जो डीलर जो है वो विलिंगनेस कन्वे नहीं करता है या फिर जो उसको स्कीम में बेनिफिट अवेल करने के लिए वो आवेदन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में DCR में जो डिमांडें हैं उन डिमांडों को रिड्यूस करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए असेसिंग अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने लेवल पे स्वो मोटो ऐसी डिमांडों को प्रोसीड करके
उनको डिस्पोज कर सकता है। और डिस्पोज करने के लिए वो राजविस्टा के जनरल में जाके वहाँ पे AS2 जनरेट करेगा और इस प्रकार की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं उनको डिस्पोज करेगा। संख्या 12 में किसी पर्टिकुलर केस में असेसिंग अथॉरिटी को मोर टाइम लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, ऐसे प्रकरणों में रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर एडम उन प्रकरणों के डिले होने के कारणों की जांच करेगा। आयुक्त महोदय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बिंदु संख्या 1 से लेके 12 तक मैंने यहाँ चर्चा की है। किसी भी विवाद के विषय में नोटिफिकेशन ही अंतिम होगा और अगले पार्ट में हम बाकी के जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।